गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी के अंदर आज हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले हमने मेंडलिज्म को स्टार्ट किया था, तो मेंडल के जीवन वर्त के बारे में बात बताया था और साथ में कुछ डेफिनेशंस जो उनके किए गए क्रॉसों के बारे में अपने बात की थी। लास्ट क्रॉस अपन रेसिप्रोकल क्रॉस कर रहे थे, जो शायद पूरा हुआ नहीं था, आधा अधूरा रह गया। तो मैं वापस रिपीट रेसिप्रोकल क्रॉस को करता हूं, उसके बाद मैं आगे का आपको बताऊंगा। तो देखो, रेसिप्रोकल क्रॉस होता क्या है, जिसे हम हिंदी में व्युत्क्रम संकरण के नाम से भी जानते हैं, और इसको अपन कहते हैं क्या, रेसिप्रोकल क्रॉस। देखो भाई, है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉस है। आगे अपन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, उसके अंदर इसका काफ़ी महत्व है, वहाँ इसको डिटेल में अपन बताएंगे, करवा के भी बताएंगे। यहाँ मैं आपको केवल डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगा। क्या होता है, जब हम क्या लिखते हैं, जनकों को लेते हैं, जब भी कोई क्रॉस करवाते हैं तो जनक लेते हैं आपका, जिसमें एक जनक तो होता है नर और दूसरा जनक होता है आपका मादा। इन दोनों के मध्य क्या है, क्रॉस करवाया जाता है। जैसे मान लीजिए हम कोई जनक ले लेते हैं, एक XYZ कुछ भी ले लेते हैं, जैसे वैसे ही मान लीजिए कैपिटल T और कैपिटल T, ये आपका कोई नर का क्या है, गैमीट्स हैं। नर के क्या है आपके एक जीन समूह हो गया, इसी प्रकार से मादा का ये हो गया। तो प्रारंभ में जो क्रॉस कराया हमने कैपिटल T, तो नर के लिए काम में लिए हैं आपके जीन, और यहाँ पर मादा के लिए स्मॉल t काम में लिया है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा क्रॉस और करवाते हैं, तो वहाँ जो जनक लेते हैं उन जनकों को हम क्या कर देते हैं, सेकंड पोजीशन के अंदर चेंज कर देते हैं, इनको इंटरचेंज। यानी कि जो ये नर था, इसके लिए तो मादा वाले क्या आ जाएंगे, आपके जीनोटाइप आ गए, है ना। तो उल्टा हो गया ना, जो पहले नर के लिए था अब वो मादा के लिए हो जाएंगे, और मादा वाले नर के लिए हो जाते हैं। और इसी प्रकार से मादा के जो जीनोटाइप थे वो किसके हो गए, नर वाले हो गए। तो इस प्रकार से हम क्या कर दिया, अपन को इनको एक्सचेंज कर दिया। तो ये जो एक्सचेंज जो हो जाते हैं आपके जनक, पहले के अंदर पहली वाली कंडीशन जिसको अपन ने क्या है, नर के लिए समझा है, अगले कोर्स के अंदर अपन उसको क्या करते हैं, उसको मादा के रूप में क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। तो ऐसा जो संकरण होता है वही संकरण आपका क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। ये मैंने आपको करा दिया था, थोड़ा सा अंत में रह गया था, इसलिए मैंने आपको इसको वापस रिपीट किया है। अब इसके आगे का अपन क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड संकरण। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस भाई, एकल संकर संकरण। एकल संकर संकरण, ये हमें क्या करना है, पढ़ना है। मोनो का मतलब जानते ही हो, मोनो से मतलब होता है सिंगल, केवल एक। तो हम यहाँ क्या करते हैं, केवल एक गुण की वंशागति, केवल एक लक्षण की वंशागति के संकरण का क्या करते हैं, अपन अध्ययन करते हैं। केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन इस संकरण के अंतर्गत किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। कैसे, देखो, केवल एक करैक्टर लेना है। जैसे मान लीजिए मैं एक करैक्टर ले लेता हूँ, अपन ने क्या है अभी तक जो करैक्टर लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि लंबे पौधे और बौने पौधों का लिया था।
मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज करता हूँ, बीजों का कैरेक्टर ले लेता हूँ मैं। एक बीज तो आपका क्या है, गोल है। कैसे हैं, अपन बात कर रहे हैं किसकी, जनकों की। और जनक में बीज कैसे हैं आपके, गोल हैं। कैसे हो गए, गोल। गोल को अपन क्या करते हैं, इसे गोल कैसा होता है सीधे जानते हो, इस प्रकार की संरचना हो गई भाई, ये आपका गोल बीज है। अब इन गोल बीजों को कहते हैं राउंड, आर से डालते हैं। तो यहाँ जनक के लिए इसका जो जीनोटाइप हो जाएगा वो कैपिटल आर और कैपिटल आर। डबल में क्यों लिखते हैं आप जानते हो, सिंगल क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बॉडी होती है अपनी 2n कंडीशन में होती है, तो द्विगुणित अवस्था को क्या करता है, ये दर्शाता है। तो प्रारंभ में तो ये तो गोल को क्या। अब दूसरा हमने क्या लिया है यहाँ पर, झुर्रीदार, झुर्रीदार रिंकल। ये कैसा होता है, इस प्रकार से जगह से चिपके हुए से बीज होते हैं, ये कहलाते हैं आपके झुर्रीदार, यानी कि रिंकल। रिंकल के लिए डब्लू काम में लेना चाहिए, लेकिन हम यहाँ डब्लू काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि जो भी आपका हम कैरेक्टर लेंगे उसका जो प्रभावी लक्षण होता है उसी का स्मॉल लेटर अप्रभावी लक्षण के लिए काम में लिया जाता है। तो इसका स्मॉल लेटर क्या होता है भाई, स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो यहाँ जो जीनोटाइप आपका होगा वो क्या होगा, स्मॉल आर, स्मॉल आर। इसका क्या हो गया, ये जीनो टाइप हो गया, जो कि कैसा है आपका, ये दोनों देखो तो होमोजाइगस, होमोजाइगस हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके बनाएंगे गेमिट। क्या बनाना है हमको, गेमिट यानी युग्मक। और युग्मक कैसे बनते हैं हम जानते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के। तो यहाँ पर जो होता है क्या है, वो होगा आपका अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस होता है, कौन सा विभाजन होगा, मियोसिस होता है। अब मियोसिस के द्वारा आप जानते हो जब होगा 2 आर बनेंगे, है ना भाई। इसको अपन विभाजन कराएंगे आर और आर, तो इसमें क्या बनते हैं, 2 बनते हैं। एक ये बन गया, एक ये बन गया, लेकिन दोनों एक जैसे हैं। तो मैं यहाँ पर 2 न लिखकर यहाँ पर केवल क्या कर रहा हूँ, एक ही लिख देता हूँ आपको मैं, कैपिटल आर। इसी प्रकार से यहाँ क्या आ जाएगा, स्मॉल आर आ जाएगा। तो ये आपके गैमीट हो गए। अब इन गैमीटों के अंदर हम कराते हैं क्रॉस पोलिनेशन। कौन सा हो जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन। तो जो पहला यहाँ जो क्रॉस हुआ है, क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन इसलिए होता है क्योंकि ये मानव के द्वारा क्रिया करवाई जा रही है। अपनी तो करवा रहे हैं, इसको लक्षण की वंशागति याद कर रहे हैं, तो अपन खुद करवा रहे हैं, इसीलिए क्या होगा, ये क्रॉस हो जाएगा। अब क्रॉस होगा तो ये दोनों आपस में जब क्रिया करेंगे तो अपन को कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो एक क्या मिलेगी, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन मिल जाती है। मिलेगी नहीं मिलेगी। और ये सारे के सारे जो सीड होते हैं, सॉरी ये बीज हैं, जो भी कैसे होंगे, राउंड। कैसे मिले, गोल आपको ये प्राप्त होते हैं। ये गोल क्यों हुए, क्योंकि आर जो है ये प्रभावी लक्षण है। जब प्रभावी लक्षण है तो अपना प्रभाव क्या करेगा, ये प्रकट यहाँ पर करता है, अप्रभावी लक्षणों को ये प्रकट नहीं होने देता है। अब आप ध्यान से देखो यहाँ क्या हुआ, ये जो अवस्था प्राप्त हुई हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये प्राप्त हुई है ना। तो ये संकरण है या नहीं है, और संकरण किसका है, केवल एक लक्षण का है, इसीलिए इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक ही लक्षण का क्या हुआ है, संकरण हुआ है ना, क्रॉस हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से इसे अपन अब जानते हैं। अब इस ये जो पीडी प्राप्त हुई है इसको कहते हैं अपन F1 जेनरेशन। ये कौन सी है, F1 पीडी आपकी है ना, फर्स्ट फेलियल जेनरेशन के नाम से इसे अपन क्या जानते हैं, प्रथम संतति पीडी आपकी ये क्या होगी, अपन को प्राप्त हो गई है। अब ये F1 पीडी के बाद में हमें क्या ज्ञात करना है, F2 पीडी यहाँ प्राप्त करनी है। अगली पीढ़ी कौन सी प्राप्त करेंगे अपन, F2 पीढ़ी को प्राप्त करना है। तो F2 पीढ़ी को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले इसके क्या बनाने पड़ेंगे, वही गैमीट बनाएंगे। जब इसके अपन गैमीट बनाते हैं
तो इसके गैमेट क्या होते हैं, यहाँ भी हमने क्या बना दिए, गैमेट बनाएंगे। तो इसके जब गैमेट बनाएंगे तो गैमेट अपने पास क्या आएगा, एक तो कैपिटल आर आएगा और एक स्मॉल आर आएगा। आया या नहीं आया, आ गया। अब ये आ गया तो अब आगे F2PD को प्राप्त करने के लिए क्या प्राप्त करना है अपन को, F2 जनरेशन। इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करेंगे, इसमें सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं, यानी कि स्वयं परागण हमें इसके अंदर कराना पड़ेगा। तो नर और मादा दोनों जनक कैसे होंगे, समान हो गए। तो इस क्रिया कराने के लिए अपन क्या करते हैं, चेकर बोर्ड के द्वारा बताते हैं। चेकर बोर्ड जो पद्धति है ये पुन्नेट के द्वारा क्या है, दी गई थी। किसे करेंगे अपन, यहाँ आप कहिए चेकर बोर्ड हमने बनाया। इधर आपका मेल संतति हो गई, ये आपकी फीमेल संतति हो गई। मेल के और फीमेल के सेम ही क्या होंगे, आपके गैमेट्स होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। इधर भी कैपिटल आर स्मॉल आर। जब इनको क्रॉस करवाते हैं अपन तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। और यहाँ पर स्मॉल आर हम पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि हमेशा प्रभावी लक्षण पहले आता है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। ये आपका कैसा होगा, राउंड होगा। कैसा हुआ, राउंड। ये प्रभावी लक्षण के कारण ये भी कैसा होगा, राउंड। ये भी प्रभावी लक्षण के कारण राउंड। ये दोनों अप्रभावी कैरेक्टर हो गए दोनों साथ साथ में, तो कैसे होंगे, रिंकल। कैसे हो गए, रिंकल, यानी कि झुर्रीदार प्राप्त होते हैं। अब इनका मैं पहले तो फिनोटाइप ज्ञात करते हैं अपन, फिनोटाइप, और फिर निकालेंगे इनका जीनोटाइप। पहले फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या था, लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप में क्या होता है, बाह्य आकारिकी को देखकर ही हम क्या करते हैं, उसका अनुपात ज्ञात करते हैं। तो बाह्य आकारिकी को अपन देखो तो 1 2 3, 3 तो कैसे हो गए, लंबे हो गए। तो लंबे, सॉरी लंबे नहीं, यहां तो हमने क्या लिया है, बीज लिया है ना, तो कैसे है, राउंड। राउंड सीड हो गई है तो ना। और दूसरा क्या है आपका, रिंकल सीड। ये 3 हो गए और ये 1 हो गया। तो इसका अनुपात तो आया 3:1। अब यहाँ देखो जीनोटाइप में जीनी संरचना कैसी है, कैपिटल आर, दूसरी अपनी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर। यहाँ ये कितना है, 1, ये कितने हो गए, 2, और ये कितना हो गया, 1। तो जीनोटाइप अनुपात क्या मिला आपका, 1:2:1। कितना आया, 1:2:1। क्या आता है इनका, जीनोटाइप आता है, जो जीनी संरचना के आधार पर हम क्या करते हैं, निकालते हैं। है बात समझ में। तो ये हो गया आपका जीनोटाइप। अब यहाँ इस क्रॉस को समझाने के बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ और आती है। वो क्या आती है, आपकी मेंडल के नियम। हम डाइहाइब्रिड क्रॉस अभी नहीं बता रहे आपको, वो बाद में बताएंगे। पहले इससे जुड़े हुए 2 नियम हैं, उन नियमों के बारे में आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। तो पहला जो नियम है आपका, वैसे देखो सही बात तो ये है कि इसका पहला नियम होता है सेग्रीगेशन लॉ, है ना, विसंयोजन का नियम, या विसंयोजन का नियम बोल सकते हैं, पृथक्करण का नियम बोल सकते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। 3 नाम से हम उसको क्या करते हैं, जानते हैं। लेकिन आपकी बुकों में प्रभाविता के नियम के नाम से भी दिया हुआ है। तो दो एक पहले पर यहाँ बात करेंगे प्रभाविता के नियम की। तो नियम को पढ़ने से पहले इनके बारे में बता दें, नियम थे क्या, कैसे बने। आप जानते ही हो, मेंडल ने तो अपना कार्य कर दिया, करने के बाद में अपने शोध पत्रों को छोड़ छाड़ के वो तो मर गए उसी गम के अंदर, क्योंकि उन्हें कोई सम्मान मिला नहीं। उनके नियमों को नियमावली के रूप में किसी ने डाला भी नहीं था।
जब कार्ल कॉलिन्स नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था, इनके जो ये निष्कर्ष थे उनको नियम के आधार पर प्रस्तुत करवाया था। तो ये जो नियमबद्ध जो अपन नियम पढ़ रहे हैं वो वास्तव में देखा जाए तो कार्ल कॉलिन्स ने इनको बताया था किस प्रकार से ये हैं, लेकिन दिए तो उन्होंने थे, लेकिन इनको नियमबद्ध करने में सहयोग किसने दिया? कार्ल कॉलिन्स ने दिया। तो पहला मैं बताता हूँ आपको प्रभावीता का नियम जो है वो क्या है। देखो पहला नियम है, मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, काम में आएगा ये। प्रभावीता का नियम, डोमिनेंसी लॉ। क्या है? डोमिनेंसी लॉ। ये देखो, एक तो ये जो नियम है लागू होता है कहाँ पर? मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड दोनों प्रकार के क्रॉसों पे लागू होता है। पहली बात तो ये ध्यान में रखो। दूसरा क्या होता है, जब अपन F1PD को देखते हैं, यहाँ F1PD को आप देखिए, इस F1PD के अंदर क्या हो रहा है, जो संतति प्राप्त हो रही है वो आ रही है कैपिटल R और स्मॉल r। ये संतति अपन को प्राप्त हो रही है। तो इस संतति के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो कैपिटल R है, जो कि कैसा कैरेक्टर है? डोमिनेंट, यानी कि प्रभावी। तो प्रभावी लक्षण तो इसके अंदर कौन सा है? ये R है। और अप्रभावी यहां पर कौन सा है? स्मॉल r है। तो ये जो कैपिटल R है ये क्या करता है? स्मॉल r के लक्षण को प्रकट होने ही नहीं देता। इसको क्या करेगा? दबा देगा। जो कैपिटल R है स्मॉल r को क्या कर देता है? दबा देता है। इस पीढ़ी में ये लक्षण आपके प्रकट नहीं होते हैं, केवल खुद के ही लक्षण को क्या करता है? ये प्रकट होता है ना। तो ये खुद का ही लक्षण तो प्रकट हुआ, तो ये प्रकट हुआ तो प्रभावी कहलाया, और वही संतति प्राप्त होगी जो प्रभावी होती है। तो इसके आधार पर अपन क्या सकते हैं, प्रभाविता के नियम के आधार पर, कि जब हम क्या करते हैं, दो जनकों के मध्य क्रॉस करवाते हैं, दो विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाते हैं, ऐसे ज़्यादा बेटर रहेगा। दो विपर्यासी लक्षणों के मध्य जब क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस करवाने पर F1PD में केवल एक प्रभावी लक्षण ही प्रकट क्या होता है? केवल एक लक्षण प्रकट होता है। जो प्रकट लक्षण होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो नहीं होता है वो अप्रभावी लक्षण कहलाएगा। वो क्या होगा? अपने गुणों को यहाँ पर उत्पन्न नहीं होने देता है। तो यही नियम आपका क्या है? प्रभाविता का नियम कहलाता है, जो इसी से आपका निकल के बाहर आता है। दूसरा है आपका स्वतंत्र, क्या नाम आपका? विसंयोजन का नियम। तो देखो ये तो हो गया आपका एक नियम, और मैं इसका यहाँ पर आपको बता देता हूँ, विसंयोजन का नियम। विसंयोजन का नियम है ना। इसके लिए अपन देखो यहाँ तक का एक बार साफ मैं कर सकता हूँ, आगे का काम आएगा इसमें, जिससे अपन अन्य नाम से भी जानते हैं। इसको अपन पृथक्करण का नियम, तीसरा नाम हो रहा है युग्मकों की शुद्धता के नियम के नाम से भी जानते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये तीन नामों से अपन जानते हैं, और वास्तव में देखा जाए ये आपका मेंडल का प्रथम नियम के नाम से इसी को ही जाना जाता है। ये हो गए आपके क्या? विसंयोजन का नियम, पृथक्करण का नियम और युग्मक शुद्धता का नियम। इसको समझने के लिए अपन यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ देखो, जब एक विपर्यासी लागू कहाँ होता है? केवल मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। कहाँ लागू होगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। जब हम F1PD के अंदर क्या होता है? एक हेट्रोजाइगस
कंडीशन प्राप्त होती है। क्या होती है? हेटेरोजाइगस कंडीशन प्राप्त होती है, अर्थात दोनों जनक साथ साथ रहते हैं, ये है ना, दोनों जनक क्या साथ साथ रहते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को बिना संदूषित किए किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करते हैं। बिना संदूषित किए या बिना प्रभावित किए क्या ये साथ साथ रहते हैं और अगली पीढ़ी में जाकर क्या करते हैं, ये अपना स्वयं का लक्षण क्या करते हैं, अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। तो अपना क्या करते हैं, स्वयं का अलग अलग लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं। कैसे? जब हमने यहाँ पर युग्म तो ये अलग अलग आपके हो गए, तो यहाँ जब नई संतति प्राप्त होती है, जिसे हमने ये क्या था आपका F2 पीढ़ी यानी F2 जनरेशन है, तो यहाँ पर देखो आपके कैसे हुए, राउंड, है ना, आर। तो पहले तो केवल एक ही लक्षण था, अब दोनों के दोनों अपनों क्या हो गए, प्राप्त हो रहे हैं। तो इन युग्मों को नहीं अलग अलग, युग्मों की शुद्धता का लक्षण हुआ या नहीं हुआ? युग्मों ने अपना खुद का जो लक्षण था उसको अलग से क्या किया, यहाँ जाकर ये प्रदर्शित आपके कर देते हैं। तो यही आपका क्या कहलाता है, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता के नियम के नाम से। पृथक्करण युग्मक साथ साथ रहकर क्या हो गई, ये पृथक हो गए। पृथक होने के कारण अपने लक्षणों को क्या करते हैं, ये प्रकट कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता के नियम के नाम से भी हम क्या करते हैं, इसे अपन जानते हैं। तो ये कहलाता है आपका युग्मकों की शुद्धता का नियम, जो कि केवल F2 पीढ़ी के ऊपर क्या होता है, ये लागू होता है। आया बात समझ में? तो ये था आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जुड़े हुए मेंडल के दो नियम। आया बात समझ में, जो आपको ध्यान से याद रखने हैं। कल हम अगला टॉपिक आपका लेंगे, जो कि क्या है, द्विसंकर संकरण, और उससे जुड़ा हुआ है आपका मेंडल का अगला नियम, जिसको स्वतंत्र अपव्यवहन के नियम के नाम से जानते हैं, जो उसी के ऊपर बेस्ड है। तो उसको हम दोनों चीज़ों को क्या करेंगे, वहाँ पर एक साथ पढ़ाएंगे। अब ये एक साथ पढ़ाने में वजह यही थी क्योंकि ये अपन को फिर बताना पड़ता, तो इसी के आधार पर होता है। आया बात समझ में? लगता बिल्कुल सिंपल है कि ये तो हमने बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अब पढ़ा हुआ है हम क्या करते हैं, वही सबसे बड़ी गलती करते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम के अंदर क्या मेंडलिज्म के नाम से क्या ये पूछ लिए जाते हैं, मेंडल के नियमों के, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, डाईहाइब्रिड क्रॉस को पूछा जाता है। डाईहाइब्रिड तो अक्सर आता है आपका, तो ये आपको लाइटली नहीं लेना है, इन्हें बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। और आपको मालूम है 100% ये क्वेश्चन इस प्रकार का आपके क्या एग्जाम के अंदर एक कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, तो इसको आप सीरियसली पढ़ते हुए आप चलो। तो आपका ये हो गया आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट टाइम पर थैंक यू।